बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10 फिज़िक्स में न्यू यूनिट है, यूनिट नंबर 18। यूनिट नंबर 18 में न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो फिज़िक्स जो किसी एटम के न्यूक्लियस के साथ रिलेट करता है, न्यूक्लियस के बारे में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो तमाम के तमाम न्यूक्लियर फिज़िक्स के साथ रिलेट करते हैं। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी मैटर हैं तमाम के तमाम मैटर्स एटम से मिलकर बने हुए हैं। और अगर हम एटम को देख लें तो एटम जो है मज़ीद जो है 3 मेन पार्टिकल्स से बना हुआ है। जितने भी एटम्स हैं तमाम के तमाम एटम्स 3 बेसिक पार्टिकल्स से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम देख लें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में, तो आप लोगों ने बार बार पढ़ा हुआ है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, लोअर क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोग देखते हैं, सपोज ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जो है शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। ये मेन पार्ट है किसी, इसको न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। किसी एटम में 3 बेसिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स या ऑर्बिट्स में होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हम देख लें तो वो इन शेल एंड ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करते हैं। ये सपोज मैंने अपनी तरफ से एक एटम बनाया, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब इस यूनिट में हम जो है सिर्फ और सिर्फ इस सेंट्रल पार्ट के बारे में जो किसी एटम का न्यूक्लियस होता है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्विंग करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियंस एट ए टाइम, इसको न्यूक्लियंस कहा जाता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको अगर आप प्रोटॉन्स ले लें, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसको हम न्यूक्लियंस कहते हैं, न्यूक्लियंस कहा जाता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को दोनों को न्यूक्लियंस कहा जाता है, और ये किसी एटम के न्यूक्लियस में दोनों मौजूद होते हैं। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस के इक्वल आ जाएं तो फिर इसको न्यूक्लियाइड्स भी कहा जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस के इक्वल हो जाएं, नंबर यानी इनकी तादाद बराबर है, फॉर एग्जाम्पल 25, तो फिर इनको न्यूक्लियाइड्स कहा जाता है। अब हमें पता है कि किसी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर अगर हम देख लें न्यूक्लियस में चूँकि प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन के अगर चूँकि ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, एक प्रोटॉन भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्स होता है।
प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान कूलम रिपल्सिव फोर्स होता है। इसके अलावा किसी एटम के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स भी मौजूद होता है, जिसको शॉर्ट रेंज फोर्स कहा जाता है। न्यूक्लियर फोर्स को शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहा जाता है। तो प्रोटॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्स होता है, और जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान एक और फोर्स होता है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स इन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जो है वो बाइंड रखता है, इसको एक जगह के ऊपर रखता है। अगर यहाँ पर इन दोनों फोर्स की हम कंपैरिजन कर लें, प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स होता है, अगर वो फोर्स प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स है अगर वो स्ट्रांगर है, क्योंकि वो कूलम रिपल्सिव फोर्स है, उनके दरमियान रिपल्शन होती है, तो प्रोटॉन जो है वो फार अवे चले जाते हैं और इस तरह न्यूक्लियस जो है वो ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स जिसको कहते हैं, अगर वो स्ट्रांग होता है तो ये न्यूक्लियस जो है वो बाइंड रहता है और ये पार्ट एक दूसरे से जुदा नहीं होता। ठीक है, अब किसी न्यूक्लियस के अंदर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमें पता है ए, इसके लिए एक रिलेशन यूज़ करते हैं, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ए जो है एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये ए और ये जेड। जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये इक्वल होते हैं, और ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसी एलिमेंट का कोई सिंबल, फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट ले लें, कोई भी एलिमेंट लें, फॉर एग्जांपल सोडियम ले लें फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर लेते हैं Na, तो यहाँ पर सपोज 11, ये 23। अब चूँकि इस चैप्टर में हम ओवरऑल जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आपके बुक में जो सबसे पहले टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स के हवाले से, वो हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी। ये आपके इस यूनिट का जो मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के दौरान ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें किसी हाइयर एटॉमिक नंबर एलिमेंट से हाइयर एटॉमिक नंबर एलिमेंट से छोटे छोटे पार्टिकल या रेडिएशन इमिट होती हैं। यानी स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ, ये बुक में आप देख सकते हैं, स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर gamma rays by unstable atom as their nuclei tend to break up apart into other particle to attain the stability is called radioactivity। रेडियोएक्टिविटी का फिनोमेना उन एलिमेंट्स में होता है जो अनस्टेबल होते हैं, जो अपने आप को बरकरार नहीं रख सकते, जो अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकते, वो अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं। तो अनस्टेबल एलिमेंट स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस होता है। रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस जो है, इस दौरान में पार्टिकल्स भी इमिट होते हैं किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस से। रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस के दौरान किसी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस से, यानी उससे पार्टिकल भी इमिट होते हैं और इस दौरान में एनर्जी भी रिलीज होती हैं। अब वो जो पार्टिकल्स इमिट होते हैं वो पार्टिकल्स अल्फ़ा और बीटा कहलाते हैं, और जबकि जो रेडिएशन, जो एनर्जी इमिट होती है, उनको गैमा रेज कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में, यानी रेडियोएक्टिविटी वो प्रोसेस है कि जिसमें अनस्टेबल एलिमेंट से पार्टिकल्स यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स और गैमा रेडिएशन इमिट होती हैं, और वो इसलिए इमिट होती हैं ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल करें। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो पार्टिकल्स को और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। लेकिन ये तमाम एलिमेंट्स में नहीं होते, बल्कि ये वो तमाम एलिमेंट के जो कि अनस्टेबल हो, जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकते, जिनके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स कूलम फोर्स की निस्बत वीकर होता है, कूलम फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और इस तरह ये न्यूक्लियस से पार्टिकल जो है वो एमिट हो जाते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले 1895 में हेनरी बैकरेल ने सबसे पहले इसको डिटेक्ट किया था कि इस प्रोसेस के दौरान उसने
सबसे पहले इस रेडियो एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व किया। ये आपके बुक में रेडियो एक्टिविटी के लिए एक प्रोसेस शो कराया हुआ है कि ये हमारे पास यहाँ पर रेडियम एलिमेंट लिया हुआ है। रेडियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम एलिमेंट लिया हुआ है। रेडियम एलिमेंट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये एक वैक्यूम चैम्बर है और इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर जो है रेडियम एलिमेंट रख दिया गया है। इसके सामने एक प्लेट रख देते हैं, एक फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं और इस फोटोग्राफिक प्लेट के सामने जब इसको रख देते हैं तो इसके ऊपर स्पॉट्स बन जाते हैं। सबसे पहले इसको हेनरी बैकरेल ने डिस्कवर किया था, सबसे पहले इसने उसको ऑब्ज़र्व किया था। तो उसने देखा कि जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये इसके ऊपर स्पॉट्स के ऊपर निशान बन जाते हैं, जो निशान इसके ऊपर बन जाते हैं, तो उसके बाद उसने कहा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशन इमिट होती हैं और वो रेडिएशन जो है इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पॉट कोई निशान वगैरह बना लेते हैं। अब जो रेडिएशन इससे इमिट होती हैं उसके नेचर को फाइंड आउट करने के लिए आया कि उनका नेचर क्या है। जो रेडिएशन इमिट होती हैं उनका नेचर क्या है, यानी उनके ऊपर कोई चार्ज है या वो न्यूट्रल पार्टिकल है, किस किस्म के वो पार्टिकल्स हैं या किस किस्म के वो रेडिएशंस हैं। तो इसके लिए इसको एक मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये वैक्यूम चेंबर के ऊपर, ये आपको जो क्रॉस के साइन नज़र आ रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ज़मीन के ऊपर बारिश होती है इस तरह मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर जो है फॉलोअप हो रहा है। तो उसने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर फॉलोअप होता है तो ये रेडिएशन 3 मुख्तलिफ ट्रैक्स के ऊपर चली जाती हैं। ये रेडिएशन 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चली जाती हैं। अब वो रेडिएशंस, एक रेडिएशन जो है ये आप देख रहे हैं, एक रेडिएशन को अल्फा रेस का नाम दिया गया। कुछ रेडिएशन जो है वो स्ट्रेट चली जाती हैं, वो उनको गेमा रेस का नाम दिया, और कुछ जो है वो दूसरे साइड के ऊपर बेंड हो जाती हैं। तो यहाँ से उनको अंदाज़ा हुआ, यहाँ से उनको पता लगा कि जो रेडिएशन इस प्रोसेस के दौरान इमिट होती है वो 3 टाइप्स की हैं। उनको नाम दिया गया है अल्फ़ा, बीटा एंड गेमा। अब ये नीचे एक और एक्टिविटी देखें, आपके बुक में शो कराई हुई है कि जो रेडिएशन इमिट हो गई, यहाँ पर आप देखो चार्ज रख दिए गए, इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो रेडिएशंस जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेंड हो जाती हैं उनको बीटा का नाम दिया गया, और वो रेडिएशन या वो रेज या वो पार्टिकल जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती हैं उनको अल्फा रेस का नाम दिया गया, और कुछ रेज जो है वो सीधी चली जाती हैं। तो ये रेडिएशन जो रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस के दौरान ऑब्जर्व की गई है इनको नाम दिए गए अल्फा, बीटा एंड गेमा। अल्फा के ऊपर ऑब्जर्व किया गया है कि डबल पॉजिटिव चार्ज है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और गेमा पार्टिकल के ऊपर, गेमा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये न्यूट्रल रेज होती है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस के दौरान 3 किस्म के रेडिएशन इमिट होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गेमा। अल्फा के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज जो कि हीलियम न्यूक्लियाई के भी बराबर होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और गेमा पार्टिकल के ऊपर, गेमा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। थैंक यू बेटा।